तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लाए हैं आपके लिए पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे संविधान का संशोधन। टॉपिक का नाम क्या है? संविधान का संशोधन, मतलब अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हमारे क्या इंडियन पॉलिटी के अंदर लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट के अंदर इसको बनाएंगे। पहले पार्ट में हम इसको समझेंगे कैसे अमेंडमेंट किया जाता है या संशोधन कैसे किया जाता है, और बाकी के 2 पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो अब तक हमारे संविधान के अंदर संशोधन हो चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट जो जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा। आगे के 2 पार्ट में हम और भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या किसी भी अन्य लिखित संविधान के समान, मतलब दूसरे देशों के जितने भी संविधान है उसी की तरह भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार, क्या जैसी परिस्थितियां होगी, जैसी जरूरत होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उसी के अनुसार उसमें संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है हमारे संविधान कि एक बार बन गया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उसी के अनुसार इसमें संशोधन और उसको व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन की तरह आसान और अमेरिका की तरह अत्यधिक कठिन भी नहीं है। ब्रिटेन में संशोधन करना बहुत आसान काम है। अमेरिका में संशोधन करने के लिए टेढ़ी खीर है, अर्थात नाकों से चने चमाने जैसी वाली बात होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है। क्या संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। बात करें संशोधन की, तो भारत के संविधान के भाग 20 में, क्या भाग 20 के अनुसार देखें तो अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई। क्या किया गया? अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 368 क्या प्रावधान करता है कि संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्या संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, मतलब उसको बढ़ा सकती है, परिवर्तन उसमें चेंज कर सकती है, निरसन मतलब खत्म कर सकती है। 368 के तहत संसद क्या कर सकती है? अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का, उपबंध मतलब किसी अनुच्छेद, किसी भाग का या तो परिवर्धन या तो उसको बढ़ा कर सकती है, परिवर्तन उसमें चेंज कर सकती है, या निरसन उसको पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। तो इस तरह करके वो संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती, संसद उन चीजों में कभी भी चेंज नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था क्या उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस था ना 1973 का, उसमें दी थी। ये बात का कब बताई थी? 1973 वाले जो केशवानंद भारती का केस था उसमें ये चीज़ बताई थी कि संसद कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित परिवर्तन नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे संशोधन की प्रक्रिया की। क्या संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि संशोधन कैसे होगा। पहली बात, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद की किसी भी सदन में, क्या संशोधन का जो विधेयक है संशोधन वाला, तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आ सकता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। क्रक्स की बात यह है कि राज्य की विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक नहीं आ सकता, केवल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में यह आएगा। दूसरी बात देखें तो विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जैसे हमारे धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक में जैसे पेश करने से पहले ही क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें कोई भी मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य हो, दोनों ही क्या है लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को पेश कर सकते हैं, क्या पूरे स्थापित कर सकते हैं। तीसरी बात देखें तो विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। क्या जो भी विधेयक आएगा उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। यह बहुमत सदन है ना, उसकी कुल संख्या, सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान के द्वारा होना चाहिए। जो बहुमत क्या होगा, सदन में जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनकी संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या फिर मतदान के द्वारा होना चाहिए।
बात करें प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना जरूरी है, और यदि दोनों में असहमति हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बात को लेके इस विधेयक संबंध में असहमति हो जाए, तो दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों के बीच में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नॉर्मल विधेयक में यदि असहमति होती है तो संयुक्त बैठक हो सकती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता था, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन ऐसे मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। किसमें, संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, क्या केंद्र और राज्य के संबंध में जो संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पे हो, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन आधे राज्यों में तो बहुमत चाहिए, लेकिन केवल साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत क्या, सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत ही होगा। राज्यों में विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। राज्यों में केवल साधारण बहुमत से क्या है, विधेयक पास हुआ होना चाहिए, जो भी आधे से ज्यादा राज्यों में। बात करें सदन की, तो सदन के दोनों सदनों से पारित होने, क्या सदन से पारित हो गए, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति हो जाए। मतलब कोई मामला है किसका, जो हमारा संघीय व्यवस्था से संबंधित मामला है, तो राज्यों ने भी संस्तुति दे दी, तो जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाना चाहिए। इस सब ने सहमति दे दी तो ये विधेयक किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा ही देगा। राष्ट्रपति न तो संविधान को विधेयक को अपने पास रख सकता है, न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को न तो अपने पास रखेगा, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, उसको साइन करना उस पर जरूरी है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा ही देगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक क्या बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम कहेंगे, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी प्रक्रिया देखी। अब बात करेंगे संविधान संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। क्या करता है, दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है, और वो कौन कौन से, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। क्या दो ही तरीके, एक तो हमारे संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और साथ साथ क्या, आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, जैसे हमारे संसद के साधारण बहुमत से भी हम संविधान के कुछ उपबंध में संशोधन कर सकते हैं। यह बहुमत क्या, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान, मतलब साधारण जो विधायी प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। ऐसे जो संशोधन होते हैं ये क्या 368 के जो उद्देश्य होते हैं इसके तहत नहीं होते हैं। तो इस तरह क्रक्स की बात देखें तो संविधान के अंदर संशोधन तीन तरीके से हो सकता है। तो तीन प्रकार से होगा। कौन कौन सा, पहला संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। क्या, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद संशोधन। तो तीन ही तरीके हैं जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब पहले ही बात करेंगे संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किस तरह से संशोधन होता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। और ऐसे कौन कौन से संशोधन है जिसमें केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन कौन से। पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। हम नए राज्यों का प्रवेश करेंगे कि यदि बाहर से, जैसे हमने सिक्किम को भारत का राज्य बनाया, गोवा को भारत का राज्य बनाया, पुदुचेरी को भारत का राज्य बनाया, तो ऐसे करके दमन दीव को भारत का राज्य बनाया। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो शुरुआत में हमारे भारत के हिस्से नहीं थे, लेकिन समय के साथ क्या किया, हमने इनको अपना हिस्सा बना लिया। तो जब इनको हमारे राज्य का, देश का हिस्सा बनाया गया तो संशोधन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन ऐसा संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं था, ये केवल एक साधारण बहुमत के द्वारा किया गया संशोधन था। दूसरी बात, नए राज्यों का निर्माण। जैसे हाल ही में हमने क्या किया है, तेलंगाना का निर्माण किया था। उसके क्षेत्र सीमाओं और उनके राज्यों के नामों में परिवर्तन। जैसे हमारे उड़ीसा को ओडिशा किया था नाम, तो कई राज्यों के नाम भी बदल देंगे। जैसे हमारे बंगाल भी, पश्चिम बंगाल है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है
कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल के बंगाल कर दिया जाए, उससे पश्चिम शब्द हटा दिया जाए। बात करें आगे नए जो राज्य विधान परिषद का निर्माण करना और उसकी समाप्ति करना। जैसे हमारे पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में बहुत रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके पास क्या हो जाए, विधान परिषद का निर्माण हो। राजस्थान में भी जो 2013 के अंदर जो हमारी वसुंधरा राजे सरकार थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास विधान परिषद हो। तो विधान परिषद का निर्माण होना और उसे समाप्त करना, इसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। दूसरी अनुसूची में जो हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इनके लिए जो परिलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार होते हैं, उनमें यदि कोई परिवर्तन करना है, इसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। सदन में जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति का मतलब होता है कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए किसी भी कार्रवाई को शुरू करने के लिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति। साधारणतः ये माना जाता है कि 1/10 सदस्य होने चाहिए कार्रवाई को शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक रूप में माना जाता है कि 1/3 सदस्य तो होने ही चाहिए। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते यदि इसमें परिवर्तन करना है तो उसमें भी केवल क्या होता है, साधारण बहुमत करने की जरूरत पड़ती है। संसद में प्रक्रिया नियम है, उसको चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो आप गाना सुनिए और आगे हम बात करते हैं संसद और इसके सदस्यों और इसकी समितियों के जो विशेष अधिकार है, उनमें परिवर्तन करने के लिए भी हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है, क्या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है, इसके लिए भी एक साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या है, अवर न्यायाधीशों की संख्या का मतलब अचानक हमें एक्स्ट्रा न्यायाधीशों, जजों की जरूरत पड़ जाए तो भी हमें केवल साधारण बहुमत से ये सब हो जाएगा। ये चीजें हैं जिनको चेंज करने के लिए हमें केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व देना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति करना या नागरिकता को समाप्त करना, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, क्या संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये सब चीजें क्या है, चेंज करने के लिए हमें केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। दूसरा तरीका हमारा विशेष बहुमत द्वारा, क्या संसद के विशेष बहुमत के द्वारा कैसे करेंगे, संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। क्या होता है, संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन क्या संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत क्या होता है, हमारा विशेष बहुमत होता है। हम दोबारा से देख लें इसको, विशेष बहुमत क्या होता है तो आपको दोबारा बता दें, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। जैसे हमारे लोकसभा में 550 सदस्य नाम मान लीजिए, वैसे 545 है, तो उसका बहुमत का मतलब कम से कम आधे से ज्यादा होना चाहिए, 273 + 1 होना चाहिए, मतलब 274 तो होने ही होने चाहिए। फिर प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, तो 274 तो हो ही हो, साथ ही साथ जितने आए हैं उसका 2/3 और होना चाहिए। इससे हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। तो कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से, चाहे फिर इसमें रिक्तियां हो या अनुपस्थितियां हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर स्पष्ट शब्दों में देखें, क्या स्पष्ट शब्दों में देखें तो विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की जाती है। तो हमने ये देख लिया, हमने विशेष बहुमत क्या है। अब क्या विशेष बहुमत के जरिए हम किन किन में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हमारे के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वो सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, ऐसे उपबंध इसके अंदर ही शामिल किए जाए। अब आता हमारा संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। क्या है, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा क्या, नीति के संघीय ढांचे से संबंधित, क्या नीति या संविधान के जो हमारे संघीय ढांचे से संबंधित जो संविधान के उपबंध है,
उनको संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिले। क्या आधे राज्यों के अंदर उनको साधारण बहुमत तो मिलना ही मिलना चाहिए, प्लस एक विशेष बहुमत भी मिलना चाहिए। यदि एक या कुछ बचे हुए राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी बचे हुए राज्य यदि मना कर दे, कुछ भी ना करे, तो इससे विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं और अपनी औपचारिकता पूरी की जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, कितने समय में वो अपनी स्वीकृति देंगे। बात करें निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जाता है। कैसे? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की साधारण बहुमत से संस्तुति के लिए कौन कौन से प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में यदि चेंज करना हो, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना हो, उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट में कुछ चेंज करना हो, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, हमारे जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं, साथ ही अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, मतलब खुद 368 में कुछ परिवर्तन करना हो या फिर संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना करनी हो, तो इसमें हमें आधे राज्यों की संस्तुति भी चाहिए, लेकिन केवल साधारण बहुमत से। अब बात करते हैं आलोचकों की। आलोचकों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। पहले की आलोचना क्या है? संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय, जैसे कि हमारी संवैधानिक सभा अमेरिका में है, या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। अमेरिका में क्या है, एक ऐसी संस्था बना रही है संवैधानिक सभा, यदि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो वह देखती है इस चीज को, लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं। संसद को संवैधानिक शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि संसद तो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते, राज्य को भी कुछ तो होना चाहिए कि वह संविधान में कुछ परिवर्तन कर सके। पहली आलोचना तो यह है कि सारी शक्ति किसको दी गई? संसद को। दूसरी आलोचना यह है संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति के प्रस्ताव के अलावा कोई विधेयक संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। राज्य क्या है? केवल एक विधान परिषद का निर्माण करना या खत्म करना, ऐसा ही विधेयक ला सकता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक हमारे राज्य की विधानसभा नहीं ला सकती। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या फिर इस पर कोई कार्रवाई ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राज्यों के हाथ बांध दिए गए हैं संशोधन के मामले। आगे बात करें हम तो संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत और साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य विधानमंडल की संस्तुति की जरूरत पड़ती है, और वो भी केवल आधे की, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की अनुमति होना जरूरी है, क्योंकि भारत में तो केवल आधे राज्यों की अनुमति मिली और पास ही पास। संविधान ने राज्य विधानमंडलों के द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी और उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। यदि कोई संविधान संशोधन आ गया तो इसको विरोध करने की कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस भी ले सकता है। किसी भी राज्य ने गलती से उस संविधान संशोधन को संस्तुति दे दी तो क्या वह बाद में मुकर सकता है? क्या वो मना कर सकता है? क्या इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। किसी संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में गतिरोध हो जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि दूसरी तरफ साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के मुद्दे पर क्यों नहीं बुलाई जा सकती? बुलाई जानी चाहिए। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अलावा संविधान संशोधन विधेयक को संसद के से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे कि हमारे को नॉर्मल विधेयक होता है। वही एक मामला है, नहीं तो हम साधारण विधेयक की तरह मामला चलता रहता है। तो इसमें कौन सी स्पेशल बात है? बात करें संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके। तो ये हमारी आलोचनाएं थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता है कि प्रक्रिया साधारण और सरल है।
संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है साधारण और सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित कर ले, ना ही इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक जरूरत पड़ने पर भी उसमें परिवर्तन ना कर पाए। केसी वेयर ने कहा है कि लचीलेपन और जटिलता के बीच में क्या होना चाहिए, बेहतर संतुलन होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना स्थायी इसे हम बना सकते हैं। और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम चाहें तो उसमें चेंज कर सके, भविष्य की जो पार्टियां वो चाहे तो उसमें चेंज कर सके। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे, क्योंकि प्रगति तभी होती है जब परिवर्तन के चांसेस होते हैं। आगे बात करें, इस तरह B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है कि हम ऐसी मोहर नहीं लगा सकते इसमें कि हमने कर दिया तो सब कुछ सही है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई मोहर हमने नहीं लगाई। भविष्य में यदि अगली पीढ़ी को लगता है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो चेंज हो। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने, अर्थात कनाडा में लोगों को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं दिया, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया, तो कनाडा में तो लोगों को दिया ही नहीं है अधिकार। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दिया तो है, लेकिन इतना कठिन बना रखा है संविधान संशोधन करना कि आसान नहीं है उसमें परिवर्तन करना। तो ऐसी चीज़ें हमने डाली नहीं है, अम्बेडकर साहब ने ये कहा है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु केवल एक सरल सी प्रक्रिया है, ऐसा कर दोगे तो संविधान संशोधन हो जाएगा। केसी वेयर साहब भारत में संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रक्रिया के समर्थक या प्रशंसक रहे हैं। जैसे हमारे संशोधन व्यवस्था में यह विविधतापूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली व्यवस्था है, तो ये केसी वेयर साहब कहते हैं। ग्रीनविल ऑस्टिन साहब कहते हैं कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है लेकिन काफ़ी विविध गुण वाला है। तो इस तरह हमने पार्ट 1 बना लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखा है। अगले 2 पार्ट के अंदर हम संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं आज तक, उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।